हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस ग्रीनरी। तो आज की वीडियो में गाइस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पॉलिटी एंड वी विल कवर पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर ऑल डिफेंस एग्ज़ाम। आप कोई भी एग्ज़ाम्स चाहे दे रहे हो, ठीक है, मेनली इट्स एनडीए, सीडीएफ, सीएपीएफ, एफकैट और सीजीसीएटी। ये आपका कोस्ट गार्ड के लिए होता है। अभी शायद दिसंबर में होगा, ठीक है। ये अभी इसी साल से शुरू हुआ है, तो ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो इस बार तो इसके फॉर्म जो हैं वो निकल चुके हैं, अगली बार आएंगे तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा। और जिसने दिया होगा उसको, जिसने फिल किया है उसको ऑल द बेस्ट। तो ये एफकैट के जैसे ही होता है। तो वैसे इन जैसे एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम अपनी इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे, जो है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एंड सेकंड चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों चैप्टर्स को पहले हम पढ़ेंगे, देन साथ के साथ हम इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ से नोट्स बनाने हैं, देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर लंबी वीडियो हो तो आप 1-2 दिन में करके इसको थोड़ा थोड़ा करके आप इसको देख सकते हो। और ऐसे ही 2-2 चैप्टर करके हम अब पूरी पॉलिटी जो है अपनी ख़त्म करेंगे। ओके, इसके अलावा करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें मैंने अगस्त की करंट अफेयर्स की वीडियो ऑलरेडी डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखना, वरना मैं वीडियो के एंड में इसका लिंक भी दे दूँगा। उसके अलावा एक कॉमनवेल्थ वाली वीडियो भी मैंने डाली थी, वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आने की संभावना है, क्योंकि कॉमनवेल्थ आपके अगस्त के महीने में ही ख़त्म हुए थे। तो एफकैट जैसे एग्ज़ाम्स में वहाँ से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब अपने आते हैं टॉपिक पे, क्वेश्चन वीडियो करते हैं अपनी स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हैं, ओके, लेकिन क्वेश्चंस पे बाद में आएंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अराउंड 20 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। उससे पहले हम अपने चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड सेकंड चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यहाँ से ये दोनों चैप्टर कवर करने के बाद आपको बुक से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुक नहीं पढ़ी जा रही आपसे, बहुत बल्कि लग रही है, ओके, तो उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम ये पूरी बुक कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ से आपको फिर इसके बाद आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बुक में ना बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, कुछ चीज़ें आपकी ऐसी भी हैं जो अननेसेसरी हैं, तो उन्हीं चीज़ों को फ़िल्टर आउट करके, सिंप्लीफाई करके मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। एंड हम वही चीज़ें हम पढ़ेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो देखो, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसका पढ़ेंगे? अपनी पॉलिटी का ही तो पढ़ेंगे, कि कैसे हमारी पॉलिटी जो है, पॉलिटिक्स, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनना स्टार्ट हुआ। तो वो सब हम पूरा कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपका वो है कि जब अंग्रेज़ हमारे आए थे, तो वहाँ से हमारा जो पॉलिटिकल करियर है इंडिया का, वो स्टार्ट हुआ था। एंड टिल 2022 आज तक जो चल रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे अंग्रेज आए, कैसे उन्होंने खुद को एस्टेब्लिश किया, कैसे फिर धीरे धीरे हम इंडिपेंडेंट हुए, देन कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये सब हम इन्हीं चैप्टर्स में कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स की, अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स गाइज इंडिया में आए थे इन 1600। ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स। देखो, 1600 में ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे ट्रेडर्स बन के, ठीक है। शुरुआत में तो वो ट्रेड करने आए थे, उनके पास वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ थी, जो थी, उनका एक लेटर था जिसमें परमिशन थी उनको इंडिया में ट्रेड करने की, ठीक है। तो वहाँ पे ना उन्होंने खुद को एस्टैब्लिश किया, एक कंपनी का उन्होंने नाम दे दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। उस कंपनी का नाम रख दिया इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी। तो स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 में हमारे ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में एक हमारी, तो स्टार्टिंग में आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक कमर्शियल बॉडी थी, जिसका प्योरली काम था ट्रेड से रिलेटेड। इट वाज ए प्योरली कमर्शियल बॉडी जिसका काम था इंडिया के अंदर ट्रेड करना। ओके, लेकिन धीरे धीरे इट स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज ए टेरिटोरियल पावर और एज ए रीजनल पावर। मतलब स्टार्टिंग में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया, तो स्टार्टिंग में वो एक कमर्शियल बॉडी थी जिसका काम था ट्रेड करना। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने खुद को एक
एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बोल लो या रीजनल बॉडी बोल लो, वो बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे उन्होंने फिर रूलिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उसी को हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम ए कमर्शियल बॉडी टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या रीजनल पावर। एंड एक इंसान है जिनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव को गाइज हम मानते हैं इज द पर्सन बिहाइंड द कन्वर्जन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम ए कमर्शियल बॉडी टू एन टेरिटोरियल पावर। ओके, तो यहाँ से ना एफकेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज द पर्सन बिहाइंड द कन्वर्जन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम ए कमर्शियल बॉडी टू रीजनल पावर। तो यहाँ से ना डायरेक्ट आपके एफकेट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई, कि कैसे आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल बॉडी से एक रीजनल पावर बन गई, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई गाइज, हमारे एक बैटल हुई थी जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी इन 1764, ठीक है। ये बैटल ऑफ बक्सर हुई थी गाइज अपने मुगल एम्परर शाह आलम और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसमें मुगल एम्परर्स की तरफ से और भी कई जो नवाब वगैरह थे वो लड़ रहे थे, ठीक है। बट दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बस आपको जानना ये इम्पोर्टेंट है कि एक साइड थे मुगल्स, ठीक है, एंड दूसरी साइड थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। यहाँ पे इनके अलाइज भी थे, मुगल एंड अलाइज एंड ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो इस बैटल में ना ब्रिटिशर्स जीत गए थे। तो जीतने के बाद क्या हुआ, फिर मुगल्स को ना ब्रिटिशर्स को यार कुछ देना तो पड़ेगा, क्योंकि वो जीते हैं, नहीं दोगे तो वो तुम्हें बख्शेंगे नहीं। तो उस टाइम पे एक मुगल एम्परर हुआ करते थे जिनका नाम था शाह आलम टू। जब भी बैटल हुई तो एक मुगल एम्परर होते थे जिनका नाम था शाह आलम टू। तो शाह आलम टू ने क्या किया, बैटल ऑफ बक्सर हार जाने के बाद शाह आलम ने इन 1765 ही ग्रांटेड दीवानी टू द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स को क्या दे दिया उन्होंने, दीवानी दे दी। अब ये दीवानी क्या था, दीवानी था गाइज, दीवानी के अंडर आते थे राइट्स और रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। कहाँ के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। मतलब दीवानी मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वहाँ के जो लोग रहते हैं उनके ऊपर रेवेन्यू कलेक्शन करने का राइट, और वहाँ के जो सिविल मैटर्स होते हैं उनका राइट, ठीक है। सारा के सारा किसको दे दिया, ब्रिटिशर्स को दे दिया। किसने, शाह आलम टू ने, इन 1765। एंड इसी स्टेप को माना जाता है गाइज फर्स्ट स्टेप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, टुवार्ड्स इट्स कन्वर्जन इनटू ए रीजनल पावर। ओके, राइट्स और रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। स्टेट्स याद रखना ध्यान से, कौन कौन सी स्टेट्स थी, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। इन तीनों स्टेट्स की दीवानी जो है वो ब्रिटिशर्स को दे दी गई। एंड इसी दीवानी को माना जाता है गाइज फर्स्ट स्टेप ऑफ कन्वर्जन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम ए कमर्शियल बॉडी टू ए रीजनल पावर। ओके, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने फिर खुद को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। उन्होंने फिर क्या किया, एक रूल स्टार्ट कर दिया अपना, और उसको हम बोलते हैं गाइज कंपनी रूल। जो कंपनी थी धीरे धीरे पूरे इंडिया के ऊपर उसने अपना रूल कर दिया था स्टार्ट, ठीक है। तो जैसे ही 1765 में दीवानी मिली, 1765 के बाद इन्होंने खुद को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, और जब तक 1773 आया तो इन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर जो है ना वो अपना रूल जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया था। एंड इस रूल को बोलते हैं गाइज द कंपनी रूल, जो कि चला था गाइज फ्रॉम 1773 टिल 1858। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद 1857 में क्या हो गया था, हमारी हुई थी
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर सिपोई म्यूटनी भी जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या किया था, जो ब्रिटिशर्स थे ना, जो इंग्लैंड में बैठे थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंपनी रूल था ना उसको ख़त्म कर दिया था, और इंडिया का जितना भी काम धाम था ना, जो भी रूल करने का, वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने अज्यूम कर लिया था। ठीक है, तो उस सारे रेन को हम बोलते हैं गाइस क्राउन रूल। उन्होंने क्या किया था फिर, आफ्टर सिपोई म्यूटनी ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश कर दिया, और सारा का सारा जो रूलिंग का जो काम था इंडिया के ऊपर, वो सारा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। एंड उस पीरियड को हम बोलते हैं गाइस क्राउन रूल, जो कि चला था फ्रॉम 1858 टिल आवर इंडिपेंडेंस इन 1947। इन्हीं दो कंपनी रूल और क्राउन रूल के बारे में हम ज़रा पढ़ेंगे, क्योंकि इसी कंपनी रूल और क्राउन रूल के बाद ही हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसी पीरियड के बीच में जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए थे, जिनमें बहुत सारे प्रोविजंस थे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रूल्स ऐसे हैं जो पढ़ने चाहिए, कुछ ऐसे हैं जो नहीं पढ़ने हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट होंगे ना वही रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो गाइस कंपनी रूल स्टार्ट होने के बाद सबसे पहला जो एक्ट ब्रिटिशर्स लेके आए थे, उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्योंकि ये 1773 में आया था तो इसको हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बोल देते हैं। ओके, कंपनी रूल स्टार्ट होने के बाद ये पहला एक्ट जो है वो लेके आए थे, और ये एक्ट आते ही उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहला काम इन्होंने ये किया कि गाइस सबसे जो बंगाल की स्टेट थी ना, वहाँ का एक गवर्नर होता था जिसको बोलते थे गवर्नर ऑफ बंगाल। तो सबसे पहले इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने ये किया कि इस गवर्नर ऑफ बंगाल को प्रमोट करके इसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब इसकी जो पोस्ट थी ना गवर्नर ऑफ बंगाल, इस पोस्ट को ही इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। ठीक है, मतलब जिस बंदे को पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बोलते थे उसको डेजिग्नेट कर दिया एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और गाइज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज वो बने थे आपके लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स। तो दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं कि कौन से रूल ने इनको डेजिग्नेट किया था एंड कौन था पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, उसके बाद दूसरा काम इस एक्ट ने क्या किया था, दूसरा काम इसने किया था, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। इन्होंने बताया था कि कोलकाता में एक क्या बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए। प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। दूसरा इंपॉर्टेंट काम इसने ये किया था। ठीक है, जो कि भाई बाद में 1973 में बनाया भी गया था, जिसके अंदर थे 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जज। ओके, ये दो मेन काम गाइस जो हैं इस एक्ट ने किए थे। और भी इस एक्ट में काफ़ी सारे प्रोविजंस थे जो कि आपके याद करने का उनको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आता नहीं है। और 30-40 मतलब इतने सारे 10-15 प्रोविजंस याद करके वहाँ से कभी कभार एक क्वेश्चन आ भी गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा ये है कि आप मिनिमम चीज़ें पढ़ो, मैक्सिमम टाइम्स उनको रिवाइज करो और अच्छा इन्होंने एग्ज़ाम में जाके अटैम्प्ट करो। ओके, तो वही हम अपना कोशिश करेंगे यहाँ से पढ़ने की। तो दो मेन काम इन्होंने किए थे, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स बने थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दूसरा एक सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात कही थी कोलकाता में, जो कि 1974 में बनाया भी गया था, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे, 3 अदर जजेस थे। यहाँ चीफ जस्टिस से याद आता है कि इंडिया के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं जिनका नाम है यू ललित। ये मैंने अगस्त महीने की करंट अफेयर्स में बताया भी है। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस उदय उमेश ललित हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। इसके बाद गाइस सेकंड जो नेक्स्ट एक्ट आया था आपका इम्पोर्टेंट, उसका नाम था आपका पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784।
पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो इस एक्ट के इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या थे? तो सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट काम इसने किया था, तो इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ द कंपनी। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे ना एक पॉलिटिकल बॉडी भी बन चुकी थी और एक कमर्शियल बॉडी भी बन गई थी, ठीक है। तो दोनों फंक्शंस के बीच में डिस्टिंग्विश करने का काम किया था आपके पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, ठीक है। तो इट्स distinguished between the commercial and political features या political functions of the company। तो गाइस इन्होंने कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया और इसके कमर्शियल फंक्शंस को अलग कर दिया। तो गाइस हम इसको बोल सकते हैं इट एस्टेब्लिश्ड द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट का ड्यूअल सिस्टम इन्होंने बना दिया था, ठीक है। एक हमारा क्या कमर्शियल फंक्शंस और एक अलग कर दिए थे हमारे पॉलिटिकल फंक्शंस, ठीक है। तो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसने एक्ट ने एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद 2 साल बाद 1786 में एक और इम्पोर्टेंट बात हुई थी। एक भाई साहब थे जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इन 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इनको 1786 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद थर्ड इम्पोर्टेंट एक्ट इनका आया था जो कि था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके प्रोविजंस जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले मेन काम इन्होंने क्या किया था, जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट ने किया था ना, वही कुछ ऐसा ही काम इन्होंने किया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने तो क्या किया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उनको बना दिया गाइस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड गाइस फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके। उसके अलावा जो आपने पहले हमने देखा कि कंपनी जो है एक तरह से दो फंक्शंस उसके हो गए थे, एक तो कमर्शियल फंक्शंस, दूसरे थे पॉलिटिकल फंक्शंस। तो जो कमर्शियल फंक्शंस थे ना हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको ख़त्म कर दिया था इस चार्टर एक्ट 1833 ने, ठीक है। तो इट एंडेड द कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, क्योंकि अब देखो वो एक रूलिंग बॉडी बन चुकी थी इंडिया में, तो उसको फिर ट्रेड करने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। तो सरकार ही बन चुकी थी ना वो तो खुद की उनकी। तो कमर्शियल फंक्शंस को इन्होंने क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था किसने, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने। तो दो ये मेन इम्पोर्टेंट काम इसने किए थे। उसके बाद साल 1853 में एक और चार्टर एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब इसने क्या किया था इम्पोर्टेंट काम, इसने सिविल सर्विसेज से रिलेटेड काफ़ी काम किए थे, ठीक है। तो एक इन्होंने बनाया था, इंट्रोड्यूस किया था ओपन कंपटीशंस को फॉर सिविल सर्वेंट्स, कि सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट के लिए क्या होनी चाहिए, ओपन कंपटीशन होनी चाहिए। तो इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशंस फॉर सिविल सर्वेंट्स। और एक इन्होंने एक कमेटी भी एस्टेब्लिश की थी, कमेटी का नाम है मैकॉले कमेटी, मैकॉले कमेटी, जो कि एस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1854 में, ठीक है। जो जिसको हम कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए कमेटी थी। चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया,
चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने इसको एस्टैब्लिश किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मैकॉली कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, या फिर ऐसे आ सकता है किस ईयर में बनाई गई थी, या ऐसे आ सकता है किस एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। तो 1854 में बनी थी, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड थी, और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में बनाई गई थी। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट काम इन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे एक होती थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे आज के टाइम पे हमारी क्या है, इंडियन पार्लियामेंट है, तो उस टाइम पे एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। तो इस काउंसिल में ना पहले इंडियंस जो हैं वो अलाउ नहीं थे। तो इस एक्ट ने ना लोकल रिप्रेजेंटेशन अलाउ कर दी थी, मतलब इंडियंस को भी अलाउ कर दिया था। ठीक है, तो इट्स अलाउड द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट काम इस एक्ट ने किए थे। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद 1853 के बाद फिर 1857 आया, फिर रिवोल्ट हो गई थी। ठीक है, रिवोल्ट हुई थी गाइस 1857 में, जिसको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर सिपोई म्यूटनी या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि इसके तीनों नाम याद रखेंगे, इतना टफ नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ था, सबसे पहले एक यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो सिपोई म्यूटनी हुई थी ना, उस टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे। तो सिपोई म्यूटनी के टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इस चीज़ को जरा ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक्ट को मतलब रिवॉल्यूशन जब ख़त्म हुई, रिवोल्ट जब ख़त्म हुई, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि जो इंडियंस हैं वहाँ पे उनमें काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी आ गई है, काफ़ी विरोध की भावना आ गई है। तो ना उस चीज़ को ठीक करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ कदम उठाए ताकि हम इंडियंस का कॉन्फिडेंस गेन कर सकें। ठीक है, और उन्हीं इंडियंस का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ब्रिटिशर्स लेके आए, एक एक्ट लेके आए। एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो कई काम इन्होंने ऐसे किए इंडियंस को खुश करने के लिए। सबसे पहले इस एक्ट का नाम रख दिया एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इसी एक्ट को हम एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इस एक्ट ने क्या किया, इट एबोलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको इसने एबोलिश कर दिया, और जो कंपनी रूल था वो यहीं पे ख़त्म हो गया। उसके साथ जितनी भी पावर्स थी उनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया किसको, क्राउन के पास। एंड इसके बाद से जो क्राउन रूल जो है वो स्टार्ट हो गया, मतलब जो वहाँ की क्वीन थी डायरेक्ट उसके हाथों में सारा इंडिया का रूल चला गया। ठीक है, जो कि चला था 1858 से लेके टिल इंडिपेंडेंस, दैट इज़ टिल 1947। उसके अलावा इन्होंने ये किया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, फिर से इन्होंने नामकरण कर दिया। नामकरण इस बार क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज कर दे, उसको बना दिया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया बने थे वही जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, उन्हीं को डेजिग्नेट करके उन्हीं को बना दिया फिर इंडिया का पहला वाइस रॉय, जो कि कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, जो कि रिवोल्ट के टाइम पे क्या थे, गवर्नर जनरल थे। इन्हीं को डेजिग्नेट करके फिर से वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया। उसके अलावा जो पिट्स इंडिया एक्ट आपको याद है, पिट्स इंडिया एक्ट में एक बात थी डबल गवर्नमेंट वाली, जो उस एक्ट ने एस्टैब्लिश की थी। तो इस एक्ट ने क्या किया, उस डबल गवर्नमेंट वाले सिस्टम को क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया। क्योंकि ईस्ट इंडिया ही ख़त्म हो गई तो उनका डबल गवर्नमेंट का क्या काम, तो इट्स एबोलिश्ड ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, या फिर डबल गवर्नमेंट, कुछ भी बोल लो आप। और उन्होंने एक नया ऑफिस बनाया, ठीक है, नया ऑफिस इंडिया में, जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया।
ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो SOSI, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, एंड ये जो बंदा था जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। और देखो कैबिनेट के जो भी बंदे होते हैं, आपको पता है किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पार्लियामेंट को। जो कि हमारे इंडिया से एग्जांपल ले लो, इंडिया के भी जितने भी कैबिनेट के मेंबर्स हैं, सारे के सारे किसको रिस्पॉन्सिबल हैं? पार्लियामेंट को, ना कि प्रेसिडेंट को। तो ये गाइस केवल रिस्पॉन्सिबल था टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब इसको केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब देना होता था। ठीक है, ये बंदा और वाइस रॉय मिलके इंडिया में फिर रूल चला रहे थे ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम थे जो इस एक्ट के द्वारा करने की कोशिश की गई। ओके, उसके बाद फिर कुछ सालों बाद एक नया एक्ट आया था। ठीक है, उसने फिर कुछ और काम किए। तो नया एक्ट आया था, उसका नाम था गाइज आपका इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, 1909 में आया था। तो इस एक्ट ने क्या किया था? तो इस एक्ट ने सबसे पहले, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एक और नाम ये है, दिस एक्ट ऑल्सो नोन एज मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। अब ये मोरले मिंटो क्या चीज़ है? तो गाइस क्या था ना, 1909 में लॉर्ड मोरले हुआ करते थे इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और लॉर्ड मिंटो होते थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अब इंडिया की कमान इन्हीं दो लोगों के हाथ में थी, तो ये दो लोग कुछ रिफॉर्म्स लेके आए। ठीक है, और उन्हीं को हमने बोल दिया गाइस मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, या फिर जो फॉर्मल नाम था इसका वो था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो इस एक्ट ने सबसे पहले क्या काम किया था? इसने किया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया था फॉर मुस्लिम्स, इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। मतलब इसका क्या काम था? मतलब जितने भी मुस्लिम्स लोग होंगे ना, वो इलेक्शंस में खड़े होंगे, तो उनको ना केवल मुस्लिम से वोट डाल सकते हैं, बाकी और रिलीजन के लोग इनको वोट नहीं डाल सकते। इसको हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं। इसीलिए जो उस टाइम के इंडिया के वॉइस रॉय थे, जो कि कौन थे? लॉर्ड मिंटो, इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था कम्युनल इलेक्टोरेट। तो इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे आपके इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1909 के। ओके, इसके 10 साल बाद फिर दोबारा से ब्रिटिशर्स एक और एक्ट लेके आए। ठीक है, उस एक्ट का नाम था गाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जैसे पिछले वाले एक्ट को बोलते थे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, ऐसे ही इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 को हम बोलते हैं मोंटेगू चेलम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब ये क्यों? वही पिछले वाला लॉजिक। उस टाइम पे लॉर्ड मोंटेगू इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, एंड लॉर्ड चेलम्सफोर्ड उस टाइम पे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे। इसीलिए इसको हम मोंटेगू चेलम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। और जो लॉर्ड चेलम्सफोर्ड थे ना, जो आपको पता है एक हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग मैसेकर, आप पता होगा आप सभी को। सबसे पहले तो ये हुआ कब था? तो गाइस इट वाज हेल्ड ऑन 13th of April 1919। ठीक है, तो यहाँ से ना क्वेश्चन ये आता है कि उस टाइम पे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग? तो उस टाइम पे वही थे लॉर्ड चेलम्सफोर्ड। ठीक है, जो कि
हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी लेके आए थे। तो इस चीज़ को भी ज़रा हम ध्यान रखेंगे। तो बात करते हैं इस एक्ट के प्रोविजंस के कि काम क्या क्या किया इस एक्ट ने। तो सबसे पहले इट इंट्रोड्यूस बाइकामेरलिज्म। अभी बाइकामेरलिज्म क्या होता है, मतलब एक पार्लियामेंट में दो हाउसेस होना, उसी को हम बोलते हैं बाइकामेरलिज्म। जैसे हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, एक है क्या है लोकसभा, जिसको गाइज हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, एक हमारी राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दो हाउसेस के जहाँ पे ना दो हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, उसी को सिस्टम को हम बोलते हैं बिकामेरल सिस्टम या बाइकामेरलिज्म। ओके, तो इंडिया में सबसे पहले बाइकामेरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और जो आज के टाइम पे इंडिया में बाइकामेरलिज्म है ना, उसको हमने अडोप्ट किया है कहाँ से, उसको हमने अडोप्ट किया है यूके से। इसको हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था बाइकामेरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस। तो कंट्री में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस एंड बाइकामेरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999। उसके अलावा इन्होंने बोला कि देश में एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की उन्होंने बात की, और फिर बाद में 1926 में एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बनाया भी गया था। तो सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया में बनाने की बात जो है वो कही गई थी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और 1926 में इन्होंने एक ऐसा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना भी दिया था। जैसे मतलब जैसे आज के टाइम पे यूपीएससी होता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वैसे ही उस टाइम पे बनाया गया था 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके अलावा उस टाइम पे जैसे आज के टाइम पे हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में क्या है, एक हमारी क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट है या सेंटर है, दूसरी हमारी क्या है स्टेट्स हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे होता था ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ठीक है, और एक होता था स्टेट्स को बोलते थे उस टाइम पे प्रोविंसेस। ठीक है, तो इसको पहली बार जो बजट आते थे ना, तो बजट जो लेके आते थे तो सेंटर का बजट भी एक साथ आता था, प्रोविंसेस का बजट भी एक साथ आता था। तो पहली बार सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट को अलग करने का काम किया था, सेपरेट करने का काम किया था गाइज, किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने। ओके, पहली बार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के। बस उसके अलावा 2-3 एक्ट और बचते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हमारा एक इम्पोर्टेंट यहाँ से एक आया था साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन सुना तो बहुत होगा आपने, ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है इसका काम क्या था? तो सबसे पहले बात करते ही ये था क्या, तो ये एक 7 मेंबर्स की एक स्टैचुरी बॉडी थी, ठीक है, और वो 7 मेंबर्स सारे के सारे कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। ये 7 मेंबर्स की एक स्टैचुरी बॉडी थी। स्टैचुरी बॉडी मतलब वो बॉडी होती हैं दोज आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट एक्ट लेके आती है और वो उस बॉडी को बना देती है, उस बॉडी को हम बोलते हैं स्टैचुरी बॉडी। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ठीक है, तो 7 मेंबर्स की बॉडी थी जिसके हेड थे, जिनका नाम था सर जॉन साइमन। और इसी सर जॉन साइमन के नाम पे इस बॉडी का नाम पड़ गया था साइमन कमीशन। ठीक है, इसको गाइस अपॉइंट किया गया था इन नवंबर 1927। इसका काम क्या था, इसको रिपोर्ट करना था किस चीज़ के ऊपर, जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लेके आए थे उसके ऊपर, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसके प्रोविजंस क्या इंडिया में सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या चेंजेस करने चाहिए, तो इन्हीं सब रिकमेंडेशंस के लिए ये अपॉइंट किया गया था। लेकिन जो इंडिया की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने उसको क्या कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था। बॉयकॉट क्यों कर दिया था, इसलिए क्योंकि देखो एक्ट आया किसके लिए, इंडियंस के लिए, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है ये एक्ट इंडियंस के लिए सही है या नहीं है, तो इंडियंस ही तो बता सकते हैं ना, कोई बाहर का आके थोड़ी ना बता सकता है। तो लेकिन इस कमीशन में जितने भी बंदे थे सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, इसलिए इंडियंस ने इसको क्या कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था। लेकिन स्टिल ये इंडिया में आया था, ठीक है। इंडिया में कब आया था, इट अराइव्ड इन इंडिया on 3rd of Feb 1928। the date is very important, ठीक है। दोनों डेट अपॉइंट कब किया गया था, इन नवंबर 1977, और इंडिया में आया था ऑन 3rd of Feb 1928। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट काम हुआ था जिसको हम गाइस कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि सबसे पहले आया था ऑन 16th of August 1932। इसको लेके आए थे एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे जिनका नाम था रैमसे मैकडोनाल्ड, जो कि लेके आए थे कम्युनल अवार्ड। तो कम्युनल अवार्ड ने किया क्या था, अब देखो आपको याद है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 जिसको हम बोलते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, उसने इंडिया में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया था। तो इस एक्ट ने क्या किया, उसी सेपरेट इलेक्टोरेट को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। मतलब पहले सिर्फ मुस्लिम्स के लिए होता था, लेकिन इसने एक्सटेंड कर दिया और बाकी सारे रिलीजन्स के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया। तो जब ये डिसीजन हुआ तो जो हमारे गांधी जी थे वो काफ़ी अपसेट हो गए, ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे देश के इंटीग्रिटी और जो सेक्युलर जो कैरेक्टर है कंट्री का उसको एक नुकसान पहुंचेगा। तो गांधी जी काफ़ी अपसेट थे और वो चले गए थे गाइज फास्ट अंटिल डेथ पे, मतलब भूख हड़ताल पे वो चले गए थे। कहाँ पे, इन क्या नाम है, येरवाड़ा जेल, जो कि कहाँ पे है, पुणे में है। तो उस टाइम पे वो रेडवाड़ा जेल में थे, तो वहाँ पे वो भूख हड़ताल पे चले गए थे, ठीक है। तो फिर इसी भूख हड़ताल को तोड़वाने के लिए जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस थी जिनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, उन बैकवर्ड क्लासेस और जो हमारी कौन थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, क्योंकि उस टाइम पे गांधी जी आईएनसी का हिस्सा हुआ करते थे। तो बैकवर्ड क्लासेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था गांधी जी के भूख हड़ताल को तुड़वाने के लिए, और इस एग्रीमेंट को हम गाइस बोलते हैं पूना पैक्ट, क्योंकि ये पुणे की रेयरवाड़ा जेल में हुआ था। तो इसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट, एंड इसी एक्ट के चलते फिर गांधी जी ने अपना फास्ट जो है वो ब्रेक किया था। ओके, बैकवर्ड क्लासेस या फिर आप इनको बोल सकते हो डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है। एंड ये गाइस हुआ था आपका ऑन 24th of September 1932। ओके, उसके बाद सेकंड लास्ट एक एक्ट था आपका, बस दो ही और बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर जो है ना ये फिनिश हो जाएगा। तो सेकंड लास्ट आपका एक एक्ट आया था जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो इसमें काफ़ी प्रोविंसेस थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस किया था डिवीज़न ऑफ पावर्स, इंट्रोड्यूस्ड डिवीज़न ऑफ पावर्स। अब ये डिवीज़न ऑफ पावर्स क्या होती हैं, मतलब जो उस टाइम पे जैसे आज के टाइम पे क्या है, सेंटर है और स्टेट्स है। तो उस टाइम पे होता था सेंटर और प्रोविंसेस, क्योंकि स्टेट्स को वहाँ पे बोलते थे प्रोविंसेस। तो क्या किया इसने, सेंटर और प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट थी उनकी पावर्स को डिवाइड कर दिया,
और उसी को हम बोलते हैं डिवीज़न ऑफ पावर्स। अब डिवाइड कैसे किया, तो इन्होंने 3 लिस्ट बना दी, ठीक है। पहली लिस्ट थी फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट मतलब कि इसमें वो सारी चीज़ें डाल दी जिनके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही बात है। दूसरी लिस्ट इन्होंने बनाई क्या, उसका नाम रख दिया प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट में इन्होंने उन चीज़ों को डाला जिनके ऊपर जो प्रोविंसेस थे वहाँ की गवर्नमेंट, मतलब जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी। तीसरी लिस्ट इन्होंने रखी जिसका नाम इन्होंने रखा कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट में इन्होंने वो चीज़ें लिखी जहाँ पे फेडरल और प्रोविंशियल दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं रूल बना सकती थी, ठीक है। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंकरेंट लिस्ट में रखी हुई चीज़ों पे लॉ बना सकती हैं, ओके। तो इसने डिवीजन ऑफ पावर्स को इंट्रोड्यूस किया, इन तीनों लिस्ट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद दूसरा, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने की इन्होंने सलाह दी। इन्होंने एक बनाया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पहले ऐसे आए कि सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन कब बनाया गया था, तो वो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, लेकिन पूछा जाए कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन किसने बनाया था, वो बनाया था 1935 वाले एक्ट में, ओके। जो आपका पहले मैंने बताया था ना, ठीक है, उसको भी याद रखना, ठीक है। वहाँ से ऐसे पूछ सकती पहली बार कब जो है वो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन या पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट किया गया था, तो वो आपका जो पहले मैंने बताया था वो होगा आंसर, ओके। जो कि आपका था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1939, जिसने 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्पेशली जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कब बनाया गया था, वो बनाया गया था इन 1935 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके अलावा इसने बनाया एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और एक बनाया ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर दो से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए, ओके। और जो आज के टाइम पे जो हमारा है यूपीएससी वो और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो हमने इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही लिया है, ठीक है। बस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया, ओके। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को आज के टाइम में हमने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया, एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए वही सेम है, ओके। इसके अलावा इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट। तो सबसे पहला एक्ट आया था उसने बताया था सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो कि था रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि फेडरल कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट कब आई थी, तो उसको लाया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, और जो कि फिर बाद में इन 1937 वो एस्टेब्लिश भी किया गया था। उसके बाद लास्ट एक्ट आपका इस चैप्टर का, उसके बाद अपने क्वेश्चंस करेंगे, देखना फिर कैसे फटाफट आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होते हैं। तो उसके बाद लास्ट में हमारा इंडिपेंडेंट हो गया था इंडिया, तो लास्ट में आया था इंडिपेंडेंट या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आता है कि एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो उस टाइम पे गाइज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते थे क्लेमेंट एटली। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि उस टाइम पे इंडिया के वॉइस रॉय कौन थे। तो उस टाइम पे इंडिया के वॉइस रॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, ये जो एक्ट आया और एक्ट ने फिर क्या किया, वॉइस रॉय को चेंज करके दोबारा से उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि 1858 से पहले हुआ करता था। और पहले
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वो बने थे हमारे कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आए हु वाज द लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन रहेगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया या फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट और लास्ट यही थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये दोनों चीज़ों आप याद रखेंगे। ठीक है, और यही जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, यही लेके आए थे पार्टीशन प्लान, जिसने जो है इंडिया को डिवाइड कर दिया था। इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट डोमिनियंस इन्होंने बना दिए थे। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने लायक है नहीं बुक से, बुक में तो बहुत बड़ा है लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, उसी को सिंप्लीफाई करके मैंने आपको ये बताया है, क्योंकि यही मेरा काम है। ठीक है, तो इसके बाद आपको ये बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको करना क्या है, आपको बस नोट्स बनाने हैं यहाँ तक की जो मैंने आपको बढ़ाया है। आई विल सेंड दीज स्लाइड्स ऑन टेलीग्राम चैनल, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। ये स्लाइड्स मैं आपको इस चैनल पे भेज दूंगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाए तो आराम से रोक रोक के देखना, अभी टाइम है आपके पास। ओके, तो आराम से इसको नोट्स बनाना, रिवाइज करना एंड क्वेश्चन सोल्व करना। ओके, चलो अब इसके क्वेश्चन सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या हम सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटिशर्स ऑब्टेन्ड दीवानी, दैट इज द राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इन। तो दीवानी बताना है आपने कहाँ, कब हमारे ब्रिटिशर्स ने ऑब्टेन किया था हमसे। तो देखो सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। 1857, 1857 में तो आपको पता है क्या हुआ था, हमारी सिपोई म्यूटनी हुई थी, पता है आपको, अभी हमने पढ़ा। उसके बाद 1600 में ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, ब्रिटिशर्स कम टू इंडिया या अराइव्ड। उसके बाद 1764 में हुई थी बैटल ऑफ बक्सर, और इसी बैटल ऑफ बक्सर के बाद अगले साल 1765 में ब्रिटिशर्स को मिली थी दीवानी। किसने दी थी, मुगल एम्परर शाह आलम 2 ने। ओके, तो इजी था, ये तो हमने कर लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वही एक बार जो हमने पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत से पढ़ते देखते हैं ये पूरा साइकिल। तो सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल को बदल के कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, एंड बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एंड फिर बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया था वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। एंड लास्ट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने क्या किया था, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया को दोबारा से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ने दोबारा से इसको बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके अलावा कौन पहला बना था कौन नहीं बना था वो भी दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बने थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, कौन थे हमारे,
लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया था बाद में वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, और वॉइस रॉय ऑफ इंडिया पहले बने थे लॉर्ड कैनिंग। एंड देन बाद में दोबारा से बना दिया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से वॉइस रॉय ऑफ इंडिया को दोबारा से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था, ठीक है, एंड जो कि था इंडिया फ्री इंडिया में। तो फ्री इंडिया के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे, सॉरी मतलब मैंने आपको पहले ही बोला ना आखिरी, ठीक है, तो आखिरी ब्रिटिशर गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछा जाए कि इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालाचारी। अगर ये आए कि इंडिया के पहले फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर ये पूछा जाए फ्री इंडिया के लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे तो वो भी थे माउंटबेटन। अगर पूछा जाए कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे वो थे सी राजगोपालाचारी, लास्ट गवर्नर जनरल, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया की बात चल रही है यहाँ पे, ओके। तो क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में हमें पूछा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वो थे आपके लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स, ओके, इजी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट वाला आ गया तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो देखते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कोलकाता, बिल्कुल सही है। द रेगुलेटिंग एक्ट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही है। तीसरा, विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, नहीं, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं थे वो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और विलियम बेंटिक नहीं थे, वो थे लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स। ये विलियम और वेरन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। विलियम बेंटिक थे इंडिया के पहले गवर्नर जनरल, ओके, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स, ओके। तो स्टेटमेंट 1 आपकी सही है, यहाँ से स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, स्टेटमेंट नंबर 3 आपकी यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। आपको ना इस स्टेटमेंट को पढ़ना भूल जाते हैं बच्चे, इसको ध्यान से पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है। अब की बार ना इसने चेंज किया था, पहले ये पूछता था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, लेकिन इस बार जो सीरियस हुआ था ना उसमें ये पूछा इसने कि कितनी स्टेटमेंट सही हैं। तो 1 सही है, 2 सही है, तो टोटल 2 स्टेटमेंट आपकी यहाँ से सही हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ना, हाउ मैनी पूछा है या विच पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो हमने पढ़ा था कौन से एक्ट से सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बनाया गया था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो था आपका पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। अब देखो 1784 या 1774, अब देखो 1773 में तो आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था गाइज 1784 में, ना कि 74 में, ओके। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1846, नहीं, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया था गाइज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और वो भी नॉट इन 1846, ठीक है, बट इन 1786। तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपकी यहाँ से गलत हो गई। नेक्स्ट,
चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी, ये हमने पढ़ा था, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आपका गलत है, ठीक है। ये लोकल रिप्रेजेंटेशन गाइज इसको अलाउड किया था 1833 वाले ने नहीं, बल्कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वाले ने किया था। तो ये भी आपकी यहाँ से गलत है। तो क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, केवल एक ही स्टेटमेंट सही है आपकी, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, मकौली कमेटी, द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस कब अपॉइंट की थी, तो देखो याद करो, हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट 1853 एंड इसी चार्टर एक्ट 1853 के अंदर सिविल सर्विसेज के लिए कुछ प्रोविजंस थे, और फिर अगले साल 1854 में मकौली कमेटी अपॉइंट की गई थी। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। अब बात कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो सबसे पहला, इट अबोलिश द क्राउन रूल, यहाँ तक बिल्कुल सही है, नहीं, इट उल्टा दे दिया ना, उसने क्राउन रूल को अबोलिश नहीं किया था, इट अबोलिश्ड द कंपनी रूल एंड ट्रांसफर्ड द पावर्स टू ब्रिटिश मोनार्क। अब देखो कॉमन सेंस हो तो समझो, देखो क्राउन कौन होता है, मोनार्क ही तो होता है, मतलब क्राउन रूल ही खत्म कर दिया और दोबारा से क्राउन को ही पावर्स ट्रांसफर कर दी, कोई सेंस बन रही है ना, नहीं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ से गलत है, सही स्टेटमेंट ये होगी, इट अबोलिश द कंपनी रूल एंड ट्रांसफर द पावर टू द ब्रिटिश क्राउन, कंपनी रूल खत्म किया था। उसके अलावा एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ से बिल्कुल सही है। थर्ड वन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश क्राउन, नो, ब्रिटिश क्राउन से रिस्पॉन्सिबल नहीं था वो गाइस, ही वाज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, और कैबिनेट का मेंबर केवल पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो 1 गलत है, 3 गलत है, केवल 2 सही है, मतलब केवल एक ही स्टेटमेंट आपकी यहाँ से करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द वायसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसेकर। अब देखो कब हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर, ऑन 13th of April 1919। इसी से याद करो, इसी 1919 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, और इसी को बोलते थे, क्या बोलते थे, मोंटेगू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मोंटेगू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और यही चेल्म्सफोर्ड थे 1919 में ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसेकर इंडिया के मतलब वॉइसरॉय, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन, बिल्कुल सही है, पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार एस्टेब्लिश करने की बात 1919 में बोली गई थी। उसके बाद कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल, नहीं, ये 1919 में नहीं, सॉरी 1909 में नहीं, बल्कि 1919 में हुई थी, तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 3, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकामेलरिज्म एंड द डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री, ये स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पे सही नहीं है। ओके, ये गाइस इंट्रोड्यूस किया गया था ना कि 1935 नहीं, बल्कि 1919 के द्वारा, तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही है आपकी, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, ये भी स्टेटमेंट वाला ही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वॉज लेटर एस्टेब्लिश इन 1938। देखो यहाँ तक स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये देखो 1938 में एस्टेब्लिश नहीं किया गया था, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1937, तो स्टेटमेंट आपकी यहाँ से गलत हो गई। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2,
इट प्रोवाइड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, बिल्कुल सही है। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ द, गलत है, पहले वायसरॉय नहीं थे, पहले कौन थे, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, पूछा जाए लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, और पूछा जाए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया सी राजगोपालाचारी। ओके, तो केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ से सही है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया, जो कि है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये आपका होता है यहाँ से कंप्लीट। क्वेश्चंस भी देख लिए हमने, चैप्टर भी कवर कर लिया। अब कवर करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। 1 घंटे की वीडियो बनी गई है, लगभग 40-45 मिनट और लगने चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, आराम से 2 दिन में देख लेना वीडियो को, 2x करके देख लेना, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 2, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले क्या हुआ था, अब देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था, ये हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे, उससे पहले ही बातें चल रही थी कि इंडिया का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जो कि कौन बनाएगा, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। ठीक है, और वो बनना चाहिए किसी विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो है ना, तो फाइनली हमारी एक असेंबली बनी थी जिसने हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, देन हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई। तो ना इसका एक प्रोसीजर है, और ना एक सीरीज ऑफ इवेंट से इसके रहे हैं कि पहले क्या इवेंट हुआ, फिर क्या इवेंट हुआ। तो वो सारे एक एक करके हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, इन 1934 एक भाई साहब थे जिनका नाम था MN रॉय। ठीक है, तो MN रॉय ने 1934 में सबसे पहले ये आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारे पास होनी चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो सबसे पहले आइडिया इन्होंने दिया था। ठीक है, पुट फॉरवर्डेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया। अब मैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बार बार CA लिखूंगा, तो CA मतलब समझ लाना। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया किसने दिया था, MN रॉय ने दिया था। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से होगा, किसने आइडिया दिया, क्वेश्चन आ जाता है MN रॉय ने दिया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, इन 1935 जो उस टाइम पे क्या थी, हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। ओके, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ऑफिशियली डिमांड कर दी, ऑफिशियली डिमांड किस चीज़ की, कि हमें चाहिए एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ऑफिशियली डिमांडेड फॉर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, किस लिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, तो 1934 में MN रॉय ने सबसे पहले आइडिया दिया कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड रख दी कि हमारे पास एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। उसके बाद 3 साल बाद 1938 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे डिक्लेयर कर दिया, क्या डिक्लेयर कर दिया, कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बनना चाहिए। ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड बाय ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली। क्या बातें थी मेन उनकी, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए वो बनना चाहिए बाय ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरी बात ये थी कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है ना, ये होनी चाहिए इलेक्टेड कंस्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कंट्री में जितने भी अडल्ट बंदे हैं वो वोट डालेंगे, बंदों को इलेक्ट करेंगे, वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, असेंबली फिर इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी। और तीसरी बात इन्होंने बोली थी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए विदाउट एनी इंटरफेरेंस।
विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में इन 1938 जवाहरलाल नेहरू जी ने ये 3 बातें जो हैं वो ब्रिटिशर्स के सामने जो है वो रखी थी। उसके बाद क्या हुआ, इन अगस्त 1940 ब्रिटिशर्स ने सेंड किया अगस्त ऑफर सेंड किया इन 1940 एंड 1940 में इसमें क्या हुआ, फाइनली जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसमें बस एक्सेप्ट किया था, बाकी बनी नहीं थी असेंबली। ठीक है, एक्सेप्ट हुई थी बस डिमांड कि हाँ भाई तुम्हारे लिए असेंबली बना देंगे, रुको जरा सब्र करो। ओके, उसके बाद फिर 1943 में इंडिया में आया था क्रिप्स प्रपोजल। ये भी क्रिप्स प्रपोजल क्या था, तो एक भाई साहब थे जिनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडिया में आए थे। इनके पास एक प्रपोजल था। प्रपोजल ये था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हम इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे, जो इंडिया के लिए एक क्या बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी ना, जो मुस्लिम लीग थी उसने इस क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि क्रिप्स प्रपोजल कह रहे थे कि हम एक ही असेंबली बनाएंगे जो पूरे अनडिवाइडेड इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी। लेकिन मुस्लिम लीग चाहती थी कि इंडिया जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, एक इंडिया एक पाकिस्तान। इंडिया के लिए अलग से असेंबली बने, पाकिस्तान के लिए अलग से असेंबली बने। तो ये लोग मुस्लिम लीग वाले बंदे चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो क्रिप्स प्रपोजल के बेसिस पे भी हमारी असेंबली नहीं बन पाई। फाइनली फिर हमारी असेंबली बनी गाइज। ठीक है, अब एक कैबिनेट मिशन प्लान आया था इन 1946। तो फाइनली गाइज इन नवंबर 1946 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। ठीक है, और ये बनी थी गाइज ऑन द प्रोविजंस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। जो कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया था, इसके प्रोविजंस पे हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। लेकिन बात यह है कि जो क्रिप्स प्रपोजल वाली बात थी ना, इसने भी वही था, इसने भी केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की थी। ठीक है, 2 असेंबली इन्होंने नहीं बनाई थी। ओके, तो फाइनली हमारी असेंबली बन गई थी इन 1946 ऑन द प्रपोजल्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। अब हम बात करते हैं इस असेंबली की कंपोजिशन की। तो देखो, कंपोजिशन मतलब जैसे इसको रिलेट करो आप अपनी पार्लियामेंट से। हमारी पार्लियामेंट है वो भी तो एक असेंबली ही है। तो उसमें लोग बैठे हैं, अलग अलग जगह से इलेक्ट होके आए हैं। तो उसमें ना कुछ सीट्स हैं 500 प्लस कुछ सीट्स हैं हमारी लोकसभा में। तो उस टाइम पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें भी कुछ सीट्स थी। तो बात करते हैं कि जो सीट्स का जो अलोकेशन हुआ था ना, वो कैसे हुआ था, अलोकेशन ऑफ सीट्स। जैसे आज के टाइम पे हमारा अलोकेशन ऑफ सीट्स है, वो कैसे है, वो है गाइस ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे। जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होंगे ज़्यादा सीट्स। जैसे यूपी की 90 सीट्स हैं लोकसभा में। ठीक है, हरियाणा की केवल 10 सीट्स हैं लोकसभा में। ठीक है, तो ऐसे ही उस टाइम पे भी पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीट्स रखी गई थी। ठीक है, तो सीटों का बंटवारा समझने से पहले एक और बात आपको जाननी पड़ेगी कि उस टाइम पे स्टेट्स वगैरह होती कैसे थी। जैसे आज के टाइम पे इंडिया में 2 टाइप की स्टेट्स हैं, एक है हमारी यूनियन टेरिटरी, दूसरी है हमारी स्टेट्स। उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे भी 2 टाइप की स्टेट्स होती थी। पहले थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ब्रिटिश
इंडियन प्रोविंसेस या ब्रिटिश इंडिया, आप इसको ऐसे बोल लो। दूसरे टाइप की जो स्टेट्स थी उनको बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। डिफरेंस क्या दोनों में, जो ब्रिटिश इंडिया था वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर था, जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो राजा महाराजाओं के अंडर थी। ठीक है, अब इस ब्रिटिश इंडिया में भी दो टाइप की स्टेट्स थी, एक थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, मतलब जो चीफ कमिश्नर के अंदर आते थे उनको हम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बोलते थे। दूसरे थे गवर्नर प्रोविंसेस, जो गवर्नर संभालता था उनको बोलते थे गवर्नर प्रोविंसेस। तो उस टाइम पे अगर हम बात करें टोटल सीट्स की, तो उस टाइम पे टोटल 389 सीट्स जो हैं वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में रखी गई। ठीक है, अब इन 389 सीटों का बंटवारा कैसे हुआ, तो जो ब्रिटिश इंडिया था ना, ब्रिटिश इंडिया को दी गई गाइज 296 सीट्स, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको दी गई 93 सीट्स। ठीक है, तो ये 93 सीट्स मिली थी प्रिंसली स्टेट्स को और ब्रिटिश इंडिया को मिली थी 296, जिसमें से जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हैं उनको मिली थी गाइज कितनी, 4 सीट। ओके, क्योंकि उस टाइम पे केवल 4 ही चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे और 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे जिनको मिली थी 292 सीट्स। तो इस हिसाब से सीटों का बंटवारा हुआ था, 292 सीट्स गवर्नर प्रोविंसेस को, 4 सीट चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को। टोटल सीट्स हो गई थी ब्रिटिश इंडिया की 292 + 4 दैट इज 296। बची हुई 93 सीट्स मिली थी प्रिंसली स्टेट्स को। ओके, अब बात करते हैं इलेक्शंस की, कि इन स्टेट्स पे जो मतलब इन असेंबली में जो सीट्स हैं उनके ऊपर जो बंदे बैठेंगे उनका इलेक्शन कैसे हुआ। जैसे आज के टाइम पार्लियामेंट में जो एमपीज बैठते हैं तो उनका इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो उस टाइम पे भी इलेक्शन हुआ था। तो इलेक्शन कैसे हुआ था गाइज, तो इलेक्शन हुआ था गाइज, सबसे पहले हुआ था हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन में मतलब जनता डायरेक्टली वोट नहीं डालती, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब एग्जाम्पल समझो आप, एग्जाम्पल से जैसे 2 टाइप के इलेक्शन होते हैं, एक होते हैं हमारे डायरेक्ट, एक होते हैं हमारे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, हम डायरेक्टली वोट डालते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली जो है इलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, फिर रिप्रेजेंटेटिव्स अपने एक लीडर को चुनते हैं जो कि पावर संभालता है। फॉर एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर को हम डायरेक्टली नहीं चूज करते, हम क्या करते हैं, हम जो हैं हम ही हैं पीपल, हम क्या करते हैं, हम एमपीज को चूज करते हैं। तो हम डायरेक्टली वोट डाल के जो 18+ वाले लोग हैं, मतलब जो अडल्ट लोग हैं, अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे वोट डालते हैं, एमपीज को इलेक्ट करते हैं, ये होता है हमारा डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन फिर एमपीज अपने लीडर को चूज करते हैं जो कि होता है प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे कंटेक्स्ट में वो क्या होता है, वो होता है इनडायरेक्ट, क्योंकि हमने डायरेक्टली अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुना, हमने तो हमारे एमपीज को चुना। अब एमपीज की मर्जी, जिसको अपना लीडर मानेंगे वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन में ये फ़र्क होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, ठीक है, और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड नहीं थे, क्योंकि अगर डायरेक्ट इलेक्शन होते तो 18+ वाले वोट करते, अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड होते, लेकिन वो इनडायरेक्ट थे तो अडल्ट फ्रेंचाइज पे वो बेस्ड नहीं थे। उसके साथ जो मेथड ऑफ इलेक्शन था, मेथड था वो था गाइज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ये हम प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मेथड ऑफ इलेक्शन था। और जो सीटों का बंटवारा हुआ था वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो हुआ था गाइज पॉपुलेशन के बेसिस पे। ये जो सीट्स बांटी गई थी ना 296 और 93, ये पॉपुलेशन के बेसिस पे बांटी गई थी। और इसी मेथड को गाइज हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा इलेक्शन हो गया। अब बात करते हैं कि इलेक्शन हुआ किस किस का था। तो भाई एक याद रखना,
जो इलेक्शन हुआ था ना, ये केवल इनका हुआ था जो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे। जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका इलेक्शन नहीं हुआ था, वो डायरेक्टली नॉमिनेट हुए थे। ठीक है, तो ये बंदे नॉमिनेट हुए थे और जो ब्रिटिश इंडिया के बंदे थे उनका हुआ था वही इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो हम बोल सकते हैं जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक पार्शली इलेक्टेड और एक पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी थी, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स वाले बंदे नॉमिनेटेड थे, ब्रिटिश इंडिया वाले बंदे इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। ओके, उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, काफ़ी उस टाइम की जितने भी हमारे महान हस्तियाँ थी सबके सब जो है वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे, एक्सेप्ट हमारे कौन, गांधी जी। गांधी जी जो थे वो हमारे असेंबली का पार्ट नहीं थे। गांधी जी वर नॉट ए पार्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो ये हो गया हमारे इलेक्शंस का। अब बात करते हैं इलेक्शंस के रिजल्ट की। रिजल्ट कैसा आया? ठीक है, इलेक्शंस हो गए, आपके मेथड हमने देख लिया। अब बात करते हैं इलेक्शन का नतीजा कैसा रहा। तो इन सीट्स पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, जो ब्रिटिश इंडिया वाली सीट्स थी इन पे इलेक्शंस हुए, क्योंकि इन्हीं पे होनी थी, प्रिंसली इंडिया वाले तो नॉमिनेटेड थे। तो ब्रिटिश इंडिया की जो 296 सीट्स थी इनके ऊपर इलेक्शन हुए, जिसमें से गाइज 208 सीट्स जो हैं वो किसने जीती? दी सीट्स वर वोन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद 73 सीट्स गाइज जीती मुस्लिम लीग ने, वोन बाय मुस्लिम लीग। एंड बची हुई 15 सीट्स जीती अदर्स ने, अहरे गहरे बचे हुए नो, जो बिना किसी पार्टी की मेंबरशिप के इलेक्शन लड़ रहे थे। तो ये रहा था आपकी असेंबली का पूरा मतलब इलेक्शंस का सिस्टम। अब हम बात करते हैं, हमने सीट्स डिवाइड कर दी, मेथड ऑफ इलेक्शन समझा दिया, इलेक्शन भी बता दिया, इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया। अब बात करते हैं इनकी मीटिंग की, क्योंकि इलेक्शन के बाद वो मिलते हैं ना, फिर बैठ के काम करते हैं। ठीक है, तो वर्किंग करते हैं। तो अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली कि इन्होंने काम कैसे किया। तो सबसे पहले गाइज इनके टोटल सेशंस की अगर हम बात करें, टोटल गाइज हमारे इनके 11 सेशंस हुए थे। इन 11 सेशंस के अलावा इनका एक स्पेशल सेशन भी हुआ था। ठीक है, टोटल जनरली 11 सेशंस हुए थे, उसके बाद एक स्पेशल सेशन हुआ था ऑन 24 जनवरी 1950। इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, पहले इन 11 सेशंस की बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले ये जान लो जो फर्स्ट सेशन हुआ था हमारी असेंबली का, इन 11 सेशंस में जो फर्स्ट सेशन, मतलब एक सेशन में क्या होता था ना, एक बार बैठे तो कई दिन तक वो काम करते थे, तो अलग अलग मीटिंग्स होती थी, एक सेशन में बहुत सारी मीटिंग्स होती थी। ओके, तो जो पहला सेशन हुआ था वो हुआ था गाइज फ्रॉम 9 दिसंबर टू 23 दिसंबर 1946 तक। उसके बाद जो लास्ट 11th सेशन जो हुआ था वो हुआ था गाइज फ्रॉम 14 नवंबर टू 26 नवंबर 1949। इसी दिन ये हमारा लास्ट डे था, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था। ठीक है, तो टोटल अगर हम टाइम की बात करें तो टोटल टाइम कितना लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कैट जैसे एग्जाम्स में। तो टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगे थे। उसके बाद हमने लागू किया था फ्रॉम 26 जनवरी 1950। क्यों किया था उसको हम आगे जाके जानेंगे।
ओके, अब हम इन सेशंस को ना थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, बस पहला सेशन पढ़ेंगे और एक स्पेशल सेशन के बारे में पढ़ेंगे। इनके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहले सेशन के अंदर फर्स्ट मीटिंग की बात करते हैं। पहला सेशन, फर्स्ट सेशन 9 से लेके हमारे 23 दिसंबर 1946 तक चला था, जिसके अंदर जो पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी गाइस ऑन 9 दिसंबर 1946। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई थी। उससे पहले इसको मुस्लिम लीग प्लस प्रिंसली स्टेट्स ने बायकॉट कर दिया था। क्यों बायकॉट कर दिया था? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहते थे कि पाकिस्तान के लिए अलग से असेंबली बने, लेकिन उस टाइम तो केवल एक ही असेंबली थी। और प्रिंसली स्टेट्स का उस टाइम पे इतना लेना देना कुछ था नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो मस्त राजा महाराजा अपना अलग से शासन कर रहे थे। तो मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स ने इस पहली मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया था। ठीक है, तो टोटल जो हमारी मेंबरशिप 389 थी, तो आउट ऑफ 389 ओनली 211 मेंबर्स अटेंडेड द सिटिंग। ठीक है, केवल 211 बंदे एब्सेंट थे। ठीक है, आउट ऑफ 389 जो कि हमारी इनिशियली टोटल स्ट्रेंथ थी, उनमें से केवल 211 लोगों ने पहली मीटिंग अटेंड की थी। अब इसकी मीटिंग के अंदर ना कुछ इम्पोर्टेंट काम हुए थे। इम्पोर्टेंट काम ये हुए थे, एक थे इसी असेंबली के मेंबर थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चानंद सिन्हा, जो कि असेंबली के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो उनको बुजुर्ग होते हुए उनको एक्सपीरियंस था, तो उनकी उम्र का लिहाज करते हुए उनको बना दिया गया था फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे आए कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चानंद सिन्हा। ऐसे क्वेश्चन आए पहले टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन थे? वो भी वही सच्चानंद सिन्हा। क्वेश्चन अगर ऐसे आए पहले परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके अलावा दो लोग और थे, जिनमें थे एक थे एच.सी. मुखर्जी, एक थे वी.टी. कृष्णमाचारी। इन दोनों को बनाया गया था गाइस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट। तो जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, याद रखना उसके 2 वाइस प्रेसिडेंट होते थे। ओके, तो ये होगी हमारी वर्किंग, होगी मीटिंग्स, हो गई सारी चीज़ हो गई। अब थोड़ा सा और जानते हैं अब इस मीटिंग के अंदर काम क्या हुआ था। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी मीटिंग हुई, बैठे लोग, ठीक है, एक्ट वगैरह लेके आए, कुछ वो रेजोल्यूशन लेके आए, वो लेके आए, पता ना होता है ना, सुना ना पार्लियामेंट में कि आज हमारी गवर्नमेंट ये रेजोल्यूशन लेके आई पार्लियामेंट में। तो ऐसे ही हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में एक लेके आए जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किसने किया था, मतलब कौन लेके आया था? तो गाइज इट वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13th of December 1946 एंड इसको फिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट भी कर लिया था। कब अडॉप्ट किया था? ऑन 22nd of January 1947। अब देखो, आपने एक चीज़ सुनी होगी, प्रेम्बल
अब प्रेम्बल होगा आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। एक बस अभी जानने लायक ये है कि हमने फिर बाद में क्या किया, इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मॉडिफाई कर दिया और उसी को बना दिया फिर हमने अपना क्या, प्रेम्बल। तो आप ऐसे बोल सकते हो, द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13th of December 1946। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ, 1946 हुआ, फिर 1947 आया, फिर फाइनली ऑन 15th of August 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। तो उस टाइम पे आया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसने इंडिया और पाकिस्तान को दो सेपरेट कंट्रीज़ में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो उसके बाद क्या हो गया था, पाकिस्तान को उसकी अलग से असेंबली मिल गई थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग यहाँ से बाहर हो गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चेंजेस हुए। सबसे पहले क्या चेंजेस, मुस्लिम लीग थी वो तो चली गई, उसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने स्टार्ट में बॉयकॉट किया था, उन्होंने इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली को क्या कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था। और जो मुस्लिम लीग थी वो अपना चली गई थी कहाँ पे, वो चली गई थी पाकिस्तान। और इसके साथ ही जो उन्होंने सीट्स कुछ जीती थी, कुछ सीट्स बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चली गई, तो अपनी सीट्स को भी अपने साथ ही ले गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था, जो असेंबली थी ना उसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो कम हो गई थी। पहले 389 थी, लेकिन फिर मुस्लिम लीग अलग हो गई तो कुछ सीट्स पाकिस्तान में आ गई, तो वो सीट्स मुस्लिम लीग के पास चली गई। तो इंडिया की जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, अगर बात करें उसकी रिमेनिंग स्ट्रेंथ आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो थी आपकी, वो रह गई थी गाइज जस्ट 299। ठीक है, पहले ओरिजिनल थी 389, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद रह गई थी 299। दोनों फिगर्स को आप याद रखेंगे, ओरिजिनली 389, आफ्टर इंडिपेंडेंस 299। ओके, उसके बाद अब देखो कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई थी, तो सरकार तो कुछ है थी नहीं इंडिया में, क्योंकि शासन तो चलाना, इतने बड़े देश को चलाना था और सरकार थी नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया उस टाइम पे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली को सरकार चलाने का भी काम दे दिया, ऐसे पार्लियामेंट की तरह भी उनको काम करने का राइट दे दिया। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको फिर क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। पहला काम उसका बना कि वो बनेगी एक सोवरन बॉडी, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। इसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। दूसरी बॉडी वो बन गई एक लेजिस्लेटिव बॉडी, जिसका काम था इंडिया के अंदर सरकार चलाना। ठीक है, तो फिर क्या होता था ना, फिर इन्होंने ना डेज को डिसाइड कर लिया कि हम ऐसे करेंगे, एक दिन बैठेंगे हम, बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, दूसरे दिन बैठ के हम सरकार चलाएंगे। तो दोनों कामों के ना इन्होंने दिन डिसाइड कर लिए थे। ऐसे नहीं कि एक दिन बैठेंगे तो दोनों दिन उसी दिन सरकार भी बना देंगे, चला देंगे, उसी दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लेंगे। नहीं, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उस दिन लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम नहीं करेंगे, जिस दिन लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करेंगे उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे। मतलब वही मजनू भैया वाला काम, जिस दिन कलम उठाएंगे उस दिन बंदूक नहीं उठाएंगे। ओके, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये आता है कि जब हमारी असेंबली बैठती थी एज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, तो उस टाइम पे इस बॉडी के प्रेसिडेंट होते थे हमारे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जिस दिन हमारी बैठती थी एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, उस दिन इसके प्रेसिडेंट होते थे जीवी मावलंकर। इसीलिए इसको हम लेजिस्लेटिव बॉडी को बोलते हैं इंडिया की फर्स्ट पार्लियामेंट। इसीलिए इसी जीवी मावलंकर भाई साहब को हम बोलते हैं फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया, क्योंकि पार्लियामेंट में हमारे स्पीकर्स होते हैं ना, तो जीवी मावलंकर को हम बोलते हैं फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया। ओके, बस थोड़ा सा ही और बताया, इसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म होने वाला है। बस कुछ हमारे फंक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट काम इन्होंने किए हैं, वो क्या क्या हैं। ठीक है, फंक्शंस परफॉर्म्ड, एक तो मेन काम वही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा और क्या क्या इन्होंने काम किए। तो सबसे पहले
इन्होंने रेटिफाई किया कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को, मतलब कॉमनवेल्थ के मेंबर हम बन गए थे। कॉमनवेल्थ क्या होता है? कॉमनवेल्थ हमारा एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो कभी ना कभी फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज रही हैं उनका, ठीक है। तो इन मई 1949 हमने कॉमनवेल्थ की जो है मेंबरशिप है वो ले ली थी। लेकिन ये मेंबरशिप लेने से हमारी इंडिपेंडेंस पे या हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके, ये बस एक नॉमिनल होती है। उसके अलावा हमने अपने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। किसने अडॉप्ट किया था? कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने, ठीक है। कब अडॉप्ट किया था? ऑन 22 जुलाई 1947। जो हमारा ट्रिकलर है उसको हमारी असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको डिज़ाइन किसने किया था, ठीक है। तो ना उसको डिज़ाइन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का नाम था एड हॉक कमेटी, एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। एड हॉक कमेटी वो कमेटी होती है जो टेम्पोररी होती हैं, मतलब काम हुआ और कमेटी फिर ख़त्म। तो इसी कमेटी में थे पिंगाली वेंकैया, जिन्होंने हमारे नेशनल फ्लैग को क्या किया था? डिज़ाइन किया था, डिज़ाइन नेशनल फ्लैग, ठीक है। तो डिज़ाइन करने का काम किया था पिंगाली वेंकैया ने, और फिर असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था ऑन 22 जुलाई 1947। उसके अलावा हमारी असेंबली ने इंडिया का नेशनल एंथम अडॉप्ट किया, एडॉप्टेड, क्या क्या अडॉप्ट किया? नेशनल एंथम, जो कि क्या है? जन गण मन, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा नेशनल सॉन्ग, जो कि कौन सा है? वंदे मातरम। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। नेशनल एंथम आपको पता है, जन गण मन, किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। एक और याद रखना, जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है ना, उसका नाम है अमर सोनार बांग्ला, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने किया राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि हमारे असेंबली के प्रेसिडेंट थे, उनको बना दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्ट कर दिया था, ठीक है। ये तीनों काम गाइस, ये तीनों काम हुए थे हमारे ऑन 24 जनवरी 1950, और इसी दिन हमारी असेंबली की स्पेशल सीटिंग, इसी को हम बोलते हैं हमारी असेंबली की स्पेशल सीटिंग, ओके। तो ये काम हमारे हुए थे। उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, बस 5 मिनट और फिर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ फैक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जैसे अगर हमारा क्वेश्चन आए, आप सभी को पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन हमने लागू किया था ऑन 26 जनवरी 1950। ऐसा क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को कुछ खास दिन था नहीं, लेकिन 2 महीने बाद 26 जनवरी आ रही थी, और 26 जनवरी हमारे लिए खास दिन था। इसलिए खास दिन था क्योंकि इस दिन को ना हमने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था 1930 में, ठीक है। तो इस दिन को हम इम्पोर्टेंट मानते थे, तो हमने सोचा यार उसी दिन को यादगार बनाने के लिए हम 26 जनवरी से शुरू करते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन अगर ये आए कि कॉन्स्टिट्यूशन अनेक्ट कब हुआ था, अनेक्टेड या एडॉप्टेड, मतलब बन के तैयार हो गया था, तो वो हुआ था गाइज ऑन 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि शुरू कब हुआ था, मतलब एनफोर्स्ड या कमेंस्ड, कब हुआ था, तो वो हुआ था ऑन 26 जनवरी
1950, मतलब जो मेजर पोर्शन था वो 26 जनवरी 1950 को स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे जैसे इलेक्शन, सिटीजनशिप वाले रूल, वो इसी दिन स्टार्ट हो गए थे। लेकिन मेजर पोर्शन जो है वो हमारा 26 जनवरी को हुआ था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको 26 जनवरी ही लिखना है। उसके अलावा हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक सिंबल है या फिर सील, तो वो क्या है गाइज, वो है एलिफेंट। और फैक्ट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन है एंड इटैलिक फॉर्मेट में इसको लिखा गया है, ठीक है। एंड इसको लिखा है, इसके चीफ कैलीग्राफर हैं प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। इन्होंने इसको अपने हाथ से लिखा है। उसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और एक इम्पोर्टेंट बात, स्टार्ट में हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो हमने लिखा था गाइस इन इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन फिर बाद में एक अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट का नाम था 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987, जिसने प्रोवाइड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी टेक्स्ट, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हिंदी में भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो प्रोविज़न ऐड किया गया था बाय 58th अमेंडमेंट। उसके अलावा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बस लास्ट टॉपिक बच गया, इसकी ना कुछ कमेटीज़ थी, तो उन कमेटीज़ के प्रेसिडेंट पूछ लेते हैं कौन कौन थे, तो फटाफट मैं लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, उसके बाद हमारी एक थी यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी, स्पेशल कमेटी टू एग्जामाइन ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन चारों कमेटीज के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसको याद रखना, दोनों यूनियन वाली, एक स्टेट वाली और एक ये स्पेशल कमेटी। और भी बहुत सारी थी, लेकिन मैं केवल आपको इम्पोर्टेंट लिखवा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा कुछ और कमेटीज थी, जैसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, लास्ट में थी एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, जिसने हमारा नेशनल फ्लैग बनाया था। इन चारों कमेटीज के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारी असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे और हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। ओके, इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो होता है कंप्लीट। तो पहले 2 चैप्टर आपके हो गए, चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फटाफट जो है इस चैप्टर के भी क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। ओके, तो चलो करते हैं स्टार्ट। हाँ, एक इम्पोर्टेंट रह गया, एक भाई साहब हैं जिनका नाम था BN राव।
ये थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लीगल एडवाइज़र। ओके, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज पुट फॉरवर्डेड बाय B.N. रॉय इन 1934 फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी अभी तो पढ़ा, B.N. रॉय तो लीगल एडवाइजर थे, आइडिया दिया था M.N. रॉय ने। तो M.N. रॉय B.N. रॉय दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसको क्लियर रखना। M.N. रॉय ने आइडिया दिया था, B.N. रॉय लीगल एडवाइजर थे। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, in 1935 the INC for the first time officially demanded a constitution assembly for the frame the constitution of India। हाँ, 1935 में उन्होंने ऑफिशियली डिमांड की थी, सही है। उसके बाद in 1938 मोतीलाल नेहरू on the behalf of Indian National Congress declared constitution of free India must be framed without outside interference by a constituent assembly। याद आ रहा है कुछ? हाँ, आ रहा होगा। लेकिन ये मोतीलाल नेहरू ने नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने की थी डिमांड। तो स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट है, केवल स्टेटमेंट 2 सही है आपकी। तो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो 1 और 3 आपकी करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन नवंबर 1946 ऑन द प्रोविजंस ऑफ। देखो, अगस्त ऑफर 1940 में आया था, इसमें तो केवल डिमांड एक्सेप्ट हुई थी। क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग ने। कम्युनल अवार्ड वो तो काफ़ी पहले आया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले चैप्टर में पढ़ा। तो गाइस ये आया था हमारा 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान, इसी के प्रोविजंस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनी थी। नेक्स्ट, बट द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितनी थी? 389। अगर हम बात करें रिमेनिंग जो लास्ट में बची थी फाइनल स्ट्रेंथ, वो बच गई थी 299। ओके, क्योंकि मुस्लिम लीग चली गई थी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी। यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रिंसिपल स्टेट्स वाले थे वो नॉमिनेटेड थे, बाकी लोग इलेक्टेड थे। तो पार्शियली नॉमिनेटेड थी, पार्शियली इलेक्टेड थी। स्टेटमेंट 1 सही है। महात्मा गांधी वाज अ पार्ट, नहीं, वाज नॉट ए पार्ट आना था, गलत हो गई, वो हमारी असेंबली का हिस्सा नहीं थे। थर्ड, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स। या प्रिंसिपल स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट किया गया था, बिल्कुल सही है। रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड, बिल्कुल सही है। 1, 3 एंड 4 हमारी सही है। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, इसमें इसने पूछा है विच, पिछले वाले क्वेश्चंस में इसने पूछा था हाउ मैनी, कितनी। ठीक है, तो उसको ज़रा ध्यान रखना, हाउ पूछा है, विच पूछा है। तो विच पूछा है तो 1, 3 और 4 करेक्ट है, लेकिन इसने नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन रहेगा हमारा 2। कौन सी सही नहीं है? तो 2 वाली सही नहीं है। बस 6 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद वीडियो का एंड करते हैं। वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी पढ़ा, कौन थे? डॉक्टर सच्चानंद सिन्हा, जो कि फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे और ओल्डेस्ट मेंबर थे हमारी असेंबली के। राजेंद्र प्रसाद पहले परमानेंट प्रेसिडेंट थे और ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस किसने मूव किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। एंड हुज मॉडिफाइड वर्जन इन नाउ एज प्रेम्बल। एज इट इज क्वेश्चन आता है आपके CDS और NDA एग्जाम्स में, ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द असेंबली। इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949। यस, बिल्कुल सही है। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को, बिल्कुल सही है। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को, सही है। राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950 को। चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं। पूछा क्या है, हाउ मैनी, कितनी स्टेटमेंट सही हैं? तो चारों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखा कितने इजी लग रहे हैं पढ़ने के बाद। क्वेश्चन 18, हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग। अभी पढ़ा था, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने तो हमारे
बंगाली इकाइयाँ ने इन्होंने क्या किया था, डिज़ाइन किया था नेशनल फ्लैग को। और ये कौन थे, इन्होंने लिखा था, कैलीग्राफर थे। ओके, नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मनु। या ये स्टेटमेंट सही है, ये मैंने आपको शायद बताया नहीं। ठीक है, मनु पहले कौन थे, एनिशियन टाइम्स में एक लॉ गिवर थे। ठीक है, और जो बी आर अम्बेडकर हैं वो हमारे इंडिया के कौन थे, पहले लॉ मिनिस्टर थे। काफ़ी काम इन्होंने हमारी असेंबली में किया। ठीक है, और ये हमारे बी आर अम्बेडकर, इसीलिए हम इनको गाइज, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके भी हेड चेयरपर्सन थे, हमने अभी पढ़ा। जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके भी कौन थे, ये थे चेयरपर्सन। ठीक है, इसीलिए जो बी आर अम्बेडकर हैं इनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर मॉडर्न मनु हम इनको बोलते हैं। तो स्टेटमेंट 1 आपकी सही है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, सही है। एनफोर्स कन्वेंशन 26 जनवरी 1950, सही है। 26 जनवरी इसलिए चूज़ किया गया था क्योंकि इस दिन हमने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था लाहौर सेशन के बाद, ये भी सही है। तो पूछा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, चारों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 20। हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोवाइडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो अभी हमने पढ़ा था अभी कौन सा था, ये था गाइस 58th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987। इसी के साथ आपके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने पढ़ भी लिया, हमने रिवाइज भी कर लिया। अब आपका काम ये है कि जो हमने पढ़ा है इससे बनाने हैं नोट्स। ओके, नोट्स को बार बार रिवाइज करना है और इससे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों स्लाइड्स मैं आपको ये अपना टेलीग्राम चैनल है, दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे मैं ये PDF दोनों सेंड कर दूंगा एंड वीडियो मैं अभी यूट्यूब पे अपना डाल दूंगा। ओके, ऐसे ही हम पूरी पॉलिटी जो है ना वो करने वाले हैं। पॉलिटी भी करेंगे यार, ज्योग्राफी के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे करेंगे, करंट अफेयर्स भी करेंगे, साइंस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, आप बस जुड़े रहो अपने चैनल से। ठीक है, टेक केयर, ध्यान रखो और पढ़ते रहो। बाय बाय।